कहा जाता है कि प्यार खुदा के द्वारा बख्शा गया सबसे हसीन नेमत है और ये प्यार जब रूहानियत का शक्ल इख्तियार कर लेता है तो एक इबादत बन जाता है। अगर इस बात का सबसे सटीक उदाहरण दिया जाए तो बरबसी हमारे दिमाग में एक चलचित्र उभर जाता है जहां पर मजनू अपनी प्रेमिका की तलाश में सुनसान और वीरान सहराओं में लैला लैला पुकारता है। आज की इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इसी प्रेम कहानी पर बनी एक फिल्म लैला मजनू की बातें करेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। डिलक्स इंटरनेशनल और शंकर बीसी के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था सिरू दरियनानी और राम बीसी ने तथा इसके निर्देशक और पटकथा लेखक थे हरनाम सिंह रवेल। लैला मजनू की किंवदंतियों का फिल्मी रूपांतरण किया था अंजना रवेल ने तथा इसके मर्मस्पर्शी संवाद लिखे थे अबरार अलवी ने। तकरीबन 2.5 घंटे की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 11 नवंबर 1976 को तथा इसके प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे ऋषि कपूर, रंजीता कौर, डैनी डेंगजोंगपा, अरुणा ईरानी, असरानी, पेंटल, रजा मुराद, इफ्तेखार, रंजीत, अचला सचदेव, कमल कपूर, सुधीर आदि। फिल्म लैला मजनू के असल रूह हैं इसके गीत संगीत जिन्हें धुनों में ढाला था मदन मोहन और जयदेव ने तथा इनके गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। फिल्म में कुल 9 गीत रखे गए थे जिनके बोल थे हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, तेरे दर पर आया हूँ होके मायूस तेरे दर से, इस रेशमी पाजेब की झंकार के सदके, बर्बादे मोहब्बत की दुआ, अब अगर हमसे खुदाई भी, ये दीवाने की जिद है, लिख कर तेरा नाम जमी पर। और फिल्म का शीर्षक गीत लैला मजनू दो बदन एक जान है के 2 वर्जन। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, एक जान थे। फिल्म के इन गीतों में अपनी रूहानी आवाज दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, प्रीति सागर, अनुराधा पौडवाल, अजीज नाजा, शंकर शंभू, अंबर कुमार और राजकुमार अलवी ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म लैला मजनू साल 1976 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए और यह बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस साल कमाई के लिहाज से पहले स्थान पर रही थी मनोज कुमार साहब की 10 नंबरी जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर रही तथा तीसरे स्थान पर रही राजकुमार कोहली की नागिन जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया और सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म की राजस्थान में शूटिंग के दौरान एक दिन फिल्मकार मनमोहन देसाई ने ऋषि कपूर को फोन किया और फिल्म अमर अकबर एंथनी की ऑफर की। फोन लाइन में कुछ तकनीकी खराबी के चलते ऋषि कपूर को लगा कि उन्हें बादशाह अकबर की भूमिका दी जा रही है। यह सोचकर उन्होंने कहा कि यह भूमिका मेरे उम्र को सूट नहीं करेगी क्योंकि एक ऐसी ही भूमिका मेरे दादाजी पृथ्वीराज कपूर फिल्म मुगले आजम में निभा चुके हैं। खैर, जब लैला मजनू की शूटिंग के बाद ऋषि कपूर बम्बई पहुंचे तो मनमोहन देसाई ने उनकी सारी दुविधा खत्म कर दी। इस तरह से वो अकबर की भूमिका के लिए तैयार हो गए थे। फैक्ट नंबर 3, फिल्म के निर्देशक हरनाम सिंह रवेल ऋषि कपूर के लिए शुरू में किशोर कुमार जी की आवाज चाहते थे क्योंकि उन दिनों हर तरफ उन्हीं का जलवा था। साथ ही ऋषि कपूर के लिए भी वो कुछ हिट गाने गा चुके थे, लेकिन संगीतकार मदन मोहन इस बात के लिए अड़ गए कि केवल रफी साहब ही इन गानों के साथ न्याय कर सकते हैं। रफी साहब की उम्र उस समय ऋषि कपूर से दुगुना थी। ऐसे में उनकी आवाज ऋषि कपूर को शूट करेगी या नहीं, ये अलग ही समस्या थी। खैर, रफी साहब ने इन सारी समस्याओं को धता बताते हुए अपनी आवाज में ऐसी ताजगी लाई मानो कोई 18 साल का नवयुवक गा रहा हो।
फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में संगीत देने के दौरान ही 14 जुलाई 1975 को लीवर सिरोसिस नामक एक गंभीर बीमारी से मदन मोहन साहब की मृत्यु हो गई। अब तक वो फिल्म के लिए 6 गाने तैयार कर चुके थे, पर फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से निर्देशक हरनाम सिंह रवेल को कुछ और गाने चाहिए थे, अतः इसकी जिम्मेवारी संगीतकार जयदेव साहब को सौंपी गई, जिन्होंने फिल्म के लिए अन्य 3 गाने कंपोज किए, जिनके बोल हैं लिखकर तेरा नाम जमी पर, ये दीवाने की जिद है और फिल्म के शीर्षक गीत लैला मजनू दो बदन एक जान है के 2 वर्जन। फैक्ट नंबर 5, यूं तो फिल्म के गीत लिखकर तेरा नाम जमी का धुन बनाने का श्रेय संगीतकार जयदेव साहब को दिया गया था, पर सच्चाई यह है कि मदन मोहन ने मरने से पहले इस गाने का एक रफ ट्यून बना रखा था, जिसे बाद में जयदेव साहब ने एक गाने का शक्ल दिया। हालांकि यह कोई एकमात्र धुन नहीं था जो मदन मोहन साहब अपने पीछे छोड़ गए थे, बल्कि साल 2004 की फिल्म वीर जारा के गीतों की धुन भी उन्हीं के तैयार किए हुए हैं, जिन्हें उनके बेटे संजीव कोहली ने यशराज फिल्म्स को दिए थे। फैक्ट नंबर 6, मदन मोहन साहब के गुजरने के बाद हरनाम सिंह रवेल ने उन दिनों के उभरते हुए युवा संगीतकार राजेश रोशन को बचे हुए गाने कंपोज करने के लिए कहा था, लेकिन राजेश रोशन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि मदन मोहन जैसे महान संगीतकार की धुनों से मिलते जुलते गीत तैयार करना उनके बस की बात नहीं है। इस तरह से राजेश रोशन के मना करने के बाद यह जिम्मेवारी जयदेव साहब को सौंपी गई थी। फैक्ट नंबर 7, फिल्म लैला मजनू अभिनेत्री रंजीता कौर की डेब्यू फिल्म रही थी। वास्तव में रंजीता कौर से पहले इस भूमिका के लिए रति अग्निहोत्री की बड़ी बहन अनीता और नवोदित अभिनेत्री मधु कपूर से भी संपर्क किया गया था, पर बात नहीं बन पाई। दरअसल जहां अनीता के माता पिता उन्हें फिल्मों में भेजने से साफ मना कर दिए, वहीं मधु कपूर को फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें मंजूर नहीं थीं। फैक्ट नंबर 8, रंजीता समेत कई मशहूर फिल्मी हस्तियों के मैनेजर रह चुके रिकू राकेशनाथ बताते हैं कि इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद भी अगले 6 महीनों तक रंजीता के पास कोई भी काम नहीं था। दरअसल उनके कई विरोधियों ने यह अफवाह उड़ा रखी थी कि रंजीता एक ड्रग एडिक्ट हैं। नतीजन लोग उनके साथ काम करने से कतराने लगे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस खबर से आहत होकर ऋषि कपूर ने रंजीता को प्रमोट करने से साफ इनकार कर दिया था। इनके अलावा जितेंद्र ने भी इनके साथ कोई भी फिल्म करने से मना कर दिया था। इसी दौरान एक और खबर उड़ी कि रंजीता फिरोज खान के छोटे भाई अकबर खान के साथ विवाह करके फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने वाली हैं। इस खबर ने उनकी रही सही उम्मीद पर भी पानी फेर दिया था। खैर, ऐसी विकट परिस्थिति में रंजीता को संजीव कुमार, सचिन पिलगांवकर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे अभिनेताओं का साथ मिला, जिनके साथ रंजीता ने पति पत्नी और वो, अखियों के झरोखों से और सुरक्षा जैसी बेहद ही मकबूल फिल्में दी। फैक्ट नंबर 9, साल 1963 में लैला और शहजादे कैश की इसी प्रेम कहानी पर मुगले आजम जैसी कालजयी फिल्म के रचयिता के आसिफ ने एक फिल्म शुरू की थी, जिसमें कैश यानी मजनू की भूमिका निभाने वाले थे गुरुदत्त और लैला की भूमिका सौंपी गई थी अभिनेत्री निम्मी को। लेकिन अगले ही साल 1964 में गुरुदत्त की असमय मृत्यु के चलते फिल्म अटक गई। बाद में गुरुदत्त के जगह पर संजीव कुमार को लेकर साल 1970 में इसे फिर से शुरू किया गया, लेकिन इसके ठीक अगले ही साल के आसिफ की भी मृत्यु हो गई। इस तरह से फिल्म अधूरी रह गई। बाद में के आसिफ की पहली पत्नी अख्तर आसिफ ने निर्माता केसी बोकाडिया के मदद से इस अधूरी फिल्म को लव एंड गॉड नाम से 27 जुलाई 1986 को रिलीज करवाया था। फैक्ट नंबर 10, यूं तो फिल्म लैला मजनू के सारे गाने एक से बढ़कर एक हैं, पर इसका एक गीत हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को काफी लोकप्रिय हुआ, जिसे साल 1977 के सालाना गीतमाला में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। यह जानकर आपको बड़ा ही ताज्जुब होगा कि यह पहला मौका था जब मदन मोहन साहब के किसी भी गीत को यह स्थान प्राप्त हुआ। वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में यह अवश्य बताएं कि इस फिल्म में आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है। फैक्ट नंबर 11,
फिल्म के गीत हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को की लोकप्रियता में न केवल इसके बेमिसाल धुन और गायकी का योगदान रहा, बल्कि इसके गीत के बोल ने भी लोगों को समान रूप से आकर्षित किया था। जब साहिर लुधियानवी के द्वारा लिखे गए कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमों की बात की जाती है तो इस गीत का जिक्र भी अवश्य होता है। खैर, यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि वास्तव में इस गीत का मुखड़ा मशहूर शायर तुराब ककुरवी के एक रचना से प्रेरित थी, जिसके बोल थे, शहर में अपने लैला ने ये मुनादी कर दी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। फैक्ट नंबर 12। अपने एक इंटरव्यू में डैनी डेंगजोंगपा ने कहा था कि इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी कड़ी मेहनत की थी। दरअसल इस फिल्म में उनके लिए जाने के बाद हर तरफ यही चर्चा थी कि अबरार अलवी जैसे माने हुए उर्दू लेखक के संवाद बोलना डैनी के बस की बात नहीं है। इस बात को डैनी ने काफी गंभीरता से लिया और अपने उर्दू उच्चारण में उन्होंने इतनी बारीकी से मेहनत किया कि जब फिल्म रिलीज हुई तो सबके सब हक्के बक्के रह गए थे। फैक्ट नंबर 13। निर्देशक हरनाम सिंह रवेल को लैला मजनू की कहानी पर फिल्म बनाने का वास्तविक आइडिया उनकी पत्नी अंजना रवेल ने दिया था। अंजना रवेल की बात को शुरू में हरनाम सिंह रवेल ने कुछ खास तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन अंजना भी पेशे से एक लेखिका रही थी, अतः उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया और काफी रिसर्च करके पूरी कहानी अपने पति को सौंप दी। कहानी इतनी रोचक थी कि हरनाम सिंह रवेल इस पर फिल्म बनाने से खुद को नहीं रोक पाए। यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि अंजना रवेल ने न केवल इस फिल्म के लिए खोजबीन और वास्तविक कहानी का फिल्मी रूपांतरण किया, बल्कि फिल्म के कॉस्ट्यूम्स भी उन्होंने ही डिजाइन किए थे। फैक्ट नंबर 14। फिल्म के एक प्रीमियर के लिए ऋषि कपूर राजस्थान के दौसा में स्थित पूनम टॉकीज भी गए थे, जहां दर्शकों ने बकायदा फूलों की वर्षा करके उनका जोरदार स्वागत किया था। इस स्वागत से अभिभूत होकर ऋषि कपूर ने कहा था कि वो मुंबई में पानी की बारिश देखते हैं, लेकिन यहाँ फूलों की बारिश देखकर वो बेहद ही खुश हैं। फैक्ट नंबर 15। फिल्म लैला मजनू न केवल कमर्शियली बल्कि क्रिटिकली भी काफी सफल रही थी, पर यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि इस फिल्म को एक भी अवार्ड हासिल नहीं हुआ था। अवार्ड मिलने की बात तो दूर, इसे किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट तक नहीं किया गया था। आपकी राय में क्या यह फिल्म अवार्ड की हकदार थी? अगर हाँ, तो किस चीज के लिए इसे अवार्ड दिया जाना था? तो ये थी साल 1976 में आई बेहद ही लोकप्रिय फिल्म लैला मजनू पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।